गुड आफ्टरनून। सो आज हमारा तीसरा लेक्चर है जीआई ट्रैक में। आज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। टॉपिक जो दिया हुआ है सीए स्टमक, बट हम थोड़ा सा और ब्रॉड पढ़ेंगे मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक, जिसमें सीए स्टमक एक पार्ट है। और मैलिग्नेंसीज भी होती है स्टमक में। कोई बता सकता है सीए स्टमक के अलावा स्टमक में और कौन सी मैलिग्नेंसीज होती हैं? इसीलिए हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना किसी भी ऑर्गन की हिस्टोलॉजी, उसका रीजन यही होता है कि जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिसीजेस होंगी, वो उस ऑर्गन में जिस तरह की सेल्स हैं उसी हिसाब से उसके अंदर डिसीजेज होंगी। जैसे हमने ये देखा था एक सेक्शन लास्ट टाइम भी, ऊपर क्रिप्ट्स हैं, गैस्ट्रिक पिट्स हैं ये। उसके नीचे आप देखेंगे मस्कुलरिस म्यूकोसा है, जिसकी दो लेयर्स होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल। नीचे जो तीन लेयर है मसल लेयर, उसमें भी तीन लेयर है, ऑब्लिक, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल। इन दोनों के बीच में माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, नर्व प्लेक्सस। ऐसे ही सब म्यूकोसा में मीजनर नर्व प्लेक्सस होता है। इनको बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि जितने कंपोनेंट्स हैं उसी हिसाब से इसके अंदर डिसीजेज हो सकती हैं। नर्व है तो नर्व की डिसीजेज भी होंगी, मसल है तो मसल्स की भी होंगी, बट मोस्ट कॉमन इज सीए स्टमक, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। तो हिस्टोलॉजी पढ़ने का ये फायदा रहता है। सीए स्टमक अपन पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी इटियोलॉजी। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया लास्ट टाइम डिफाइन किया ही था अपन ने, चेंज इन द टाइप ऑफ द सेल इज मेटाप्लेजिया। इसमें इंटेस्टाइनल टाइप का होता है, इसीलिए इसकी मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी भी इंटेस्टाइनल टाइप एडिनोकार्सिनोमा होती है, क्योंकि मेटाप्लेजिया इंटेस्टाइनल टाइप हुआ है। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी में एच पाइलोराई थ्रू क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एच पाइलोराई डायरेक्टली मैलिग्नेंसी कॉज नहीं करता, उसकी वजह से जो गैस्ट्राइटिस होती है वो मैलिग्नेंसी कॉज कर सकती है। देन पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, इसका रीजन है हाइपोक्लोराहाइड्रिया। जब गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे तो उतना ही एसिड कम हो जाएगा। एसिड कम होने की वजह से एल्केलिनिटी बढ़ेगी, एल्केलिनिटी बढ़ने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी, उससे जो कंपाउंड्स निकलेंगे उस वजह से मैलिग्नेंसी होगी। पर्नीशियस एनीमिया, मेनेट्रियर्स डिसीज, ये इसके डिफरेंट नेम है, ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। मेनेट्रियस डिसीज के ये सब नाम हैं। हाइपरट्रॉफिक हाइपरप्लास्टिक गैस्ट्रोपैथी, या जाइंट हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस, या जाइंट हाइपरट्रॉफी और गैस्ट्रिक र्यूगी। ठीक है। देन गैस्ट्रिक पॉलिप्स। पॉलिप्स मल्टीपल टाइप्स के हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो हम कॉजेटिव एजेंट मानते हैं सीए स्टमक में, दैट इज एडिनोमास। Then following irradiation and chemotherapy for other malignancies. नियर बाई टिश्यू में जब हम देते हैं इरेडिएशन, तो कुछ पार्ट स्टमक में भी जाएगा, जिसकी वजह से मैलिग्नेंसी होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट इज ईबीवी रिलेटेड मैलिग्नेंसीज। एनीवन कैन टेल मी ईबीवी रिलेटेड मैलिग्नेंसीज क्या होती है मोस्टली? पार्डन? हाँ, स्टमक में क्या हो सकता है? ठीक है, मेटाप्लेजिया जो हमने पढ़ा, स्टमक में दो टाइप का मेटाप्लेजिया है। वन इज पाइलोरिक मेटाप्लेजिया एंड सेकेंड इज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इंटेस्टाइनल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज कंप्लीट, सेकेंड इज इनकम्प्लीट। तो जो इनकम्प्लीट वाला है, दैट इज एसोसिएटेड विद एच पाइलोराई, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी इन स्टमक। टाइप 2 इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया विच इज एसोसिएटेड विद एच पाइलोराई। ऐसे ही पॉलिप्स जो हमने पढ़े थे, तो पॉलिप्स के टाइप हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब सिर्फ इन्यूमरेट करने के लिए हैं। हाइपरप्लास्टिक एडिनोमास, पाइलोरिक ग्लैंड एडिनोमास, ऑक्सेंटिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, इन्फ्लेमेटरी, ये सब एक लॉन्ग लिस्ट है। इसमें से इंपॉर्टेंट इज एडिनोमास विच आर मेनली एंट्रल।
एंड दे हैव द डिस्प्लेस्टिक ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिप है गैस्ट्रिक पॉलिप विच में कॉज मैलिग्नेंसी इज एडिनोमा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पॉलीपोसिस सिंड्रोम्स, ये वो सिंड्रोम है जिनमें स्टमक में पॉलिप्स होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि किस किस डिसीज में स्टमक में पॉलिप होते हैं। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, गार्डनर सिंड्रोम, प्यूट्स-जेगर सिंड्रोम, जनरलाइज्ड जुवेनाइल पॉलिपोसिस, क्रोंकिट कैनेडा सिंड्रोम एंड काउडन सिंड्रोम, ये वो सिंड्रोम्स हैं जिनके अंदर स्टमक में पॉलिप्स मिलेंगे। नाउ अबाउट द पैथोजेनेसिस, अभी हमने बोला जैसे कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज अकम्पनीड बाय हाइपोक्लोरहाइड्रिया, जिसके कॉजेज हमने देखा था कि स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी कर देता है कोई, जो ओबेसिटी के लिए करते हैं, या पेप्टिक अल्सर के लिए हम जब गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं, उन सब कॉजेज में हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रागैस्ट्रिक पीएच बढ़ जाएगी, बिकॉज नॉर्मल पीएच ऑफ स्टमक इज अराउंड 2, है ना। तो जब गैस्ट्रेक्टोमी हो जाएगी, एसिड का इनफ्लो कम हो जाएगा, तो उसकी पीएच इंक्रीज हो जाएगी, 5, 6, 7 करीब ऐसे चली जाएगी। उसकी वजह से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रमोट होगी स्टमक में, जो कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे बैक्टीरिया, और ये नाइट्राइट डाइट्री अमाइन को कन्वर्ट करेगा कार्सिनोजेंस में, एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स। इस तरह से इसकी पैथोजेनेसिस है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया की वजह से बैक्टीरियल ओवरग्रोथ से कंपाउंड का चेंज होना, जो कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे स्टमक में। धीरे धीरे इंसिडेंस कम हो रहा है सीए स्टमक का, जो पहले था वो अब नहीं है। उसका रीजन है एच पाइलोराई कम हो गया है, क्योंकि डायग्नोसिस जल्दी हो रही है और ट्रीटमेंट भी हो रहा है इफेक्टिव। तो एच पाइलोराई का इंसिडेंस कम होने की वजह से इनडायरेक्टली सीए स्टमक का इंसिडेंस भी कम हुआ है। नेक्स्ट है इसका कारण कम होने का, डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ डाइटरी कार्सिनोजेंस, जो हम लेते थे इन द फॉर्म ऑफ एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स एंड बेंजोपायरिन। आजकल रेफ्रिजरेशन का यूज ज्यादा हो गया है, तो जो स्टोर करते हैं हम फूड आर्टिकल्स, वो रेफ्रिजरेट करके ज्यादा स्टोर करने लगे, रादर देन उसमें हम कोई कंपाउंड डालें। पहले आपने देखा होगा कि प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाला करते थे फूड्स में, तो उनकी जगह आजकल हम रेफ्रिजरेशन पे ज्यादा जोर देते हैं, जिसकी वजह से ये एडिटिव्स कम हो गए हैं और इनडायरेक्टली सीए स्टमक कम हो गया। इसके अलावा अपन ने देखा कि वो 80 to 85%, ये 85 to 90% कॉज जो था वो हाइपोक्लोरहाइड्रिया था। फैमिलियल भी होता है सीए स्टमक, इसमें 2 म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट है। ये CDH1 म्यूटेशन, CDH1 म्यूटेशन कैथेरिन को बनाता है, ये ई कैथेरिन एनकोड्स द सेल एडिशन प्रोटीन ई कैथेरिन। जब इसमें म्यूटेशन होगा तो ई कैथेरिन नहीं बनेगा। ई कैथेरिन नहीं बनेगा, इसका मतलब सेल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं रहेंगी। जब जुड़ी हुई नहीं रहेंगी तो सिंगल सेल वाला मैलिग्नेंसी होगा, अलग अलग सेल पड़ी रहेगी। अभी आप प्रैक्टिकल में भी आज पढ़ेंगे, सिंगल सेल टाइप जो है अलग अलग पड़ी हुई है टिश्यू में, दैट इज सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा। उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता, हर सेल इंडिविजुअली अलग अलग पड़ी रहती है। ठीक है, वो इस वजह से होता है CDH1 ई कैथेरिन। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल टाइप गैस्ट्रिक कैंसर आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज सिग्नलिंग वाया द WNT पाथवे। इसमें 2 चीजें हैं, APC ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द जीन एनकोडिंग बी कैटेनिन। ये आपको याद करने पड़ेंगे। 3 जीन जो इंपॉर्टेंट हैं सीए स्टमक के कॉजेशन में, CDH1, APC एंड बी कैटेनिन। सीए स्टमक इज मोर कॉमन इन जापान, काइल, कोस्टारिका, ईस्टर्न यूरोप। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि इन कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है, तो हम इनके स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला सकते हैं, विच इज बाई एंडोस्कोपी, और इसकी वजह से अराउंड 30% अर्ली डिटेक्शन हो जाता है मैलिग्नेंसी का।
इसी तरह से सीए सर्विक्स में स्क्रीनिंग प्रोग्राम क्या होता है? अपनी कंट्री में भी चलता है वो, ये नहीं है हमारे यहाँ। स्क्रीनिंग बाय एंडोस्कोपी फॉर सीए स्टमक इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन आवर कंट्री, बट सीए सर्विक्स के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमारी कंट्री में है, पैप स्मीयर, वेरी नाइस। सिमिलरली फॉर सीए ब्रेस्ट, व्हाट इज द स्क्रीनिंग टूल? मैमोग्राफी, राइट। सीए स्टमक is more common in lower socioeconomic group. Most of the patients are over 50 years of age, but rarely it can come into younger individuals and even children. Practically all gastric carcinomas arise from the generative stem or basal cell of the fovea. Fovea हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी लास्ट टाइम, जब उसमें पढ़ा था। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ऊपर से 3-4 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक ही पिट से जुड़ी रहती हैं, उसमें फोवियोला होता है। नाउ द क्लिनिकल फीचर्स, ये इतने कॉमन है कि इन फीचर्स से आप कभी भी सीए स्टमक डायग्नोस नहीं कर सकते। पेप्टिक अल्सर में भी यही मिलेंगे, नॉर्मल इंडाइजेशन होगा उसमें भी यही मिलेगा, डिस्पेप्सिया, डिस्पेजिया और नॉशिया। सो यू कैन नॉट डायग्नोज सीए स्टमक बाय क्लिनिकल फीचर्स। लेकिन जब एडवांस स्टेज में चला जाएगा तो फिर ये मल्टीपल क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करता है। दैट इज वेट लॉस, एनोरेक्सिया, अर्ली सेटाइटी। अर्ली सेटाइटी बिकॉज ऑफ सेटाइटी क्यों होती है? जब स्टमक में फुलनेस आती है, स्टमक में अगर ग्रोथ है ऑलरेडी तो फुलनेस रहेगी, या उसकी वॉल रिजिड है जिसकी वजह से वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा तो फुलनेस आएगी। तो अर्ली सेटाइटी फीचर आएगा इसका। एनीमिया एंड हेमरेज। नाउ द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। roughly we are saying nearly all gastric carcinomas are adenocarcinoma. उसमें भी दो टाइप के, फर्स्ट वन इज इंटेस्टाइनल टाइप एंड सेकेंड इज डिफ्यूज टाइप, एंड द रिमेनिंग वंस आर मिक्स्ड और अनक्लासिफाइबल. So first we will see the intestinal type adenocarcinoma. It's a superficial, polypoidal, either fungating or ulcerative growth. Ulcers are bigger, more irregular and having a heaped up or rolled edges. Why this is important? Heaped up or rolled edges, अभी हमने लास्ट क्लास में बात की थी. जब फ्लैट रहता है, हीप्ड अप नहीं रहती, देन पेप्टिक अल्सर डिसीज जो है वो उसकी है. और जब हीप्ड अप एजेस हैं, ये एंडोस्कोपी के समय काम आता है. अब हम इसको सस्पेक्ट करें या नहीं करें. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द इंटेस्टाइनल टाइप. ओके, आज जो क्लास में होगा वो सेकेंड वेराइटी होगी, ये नहीं मिलेगा. These are again well-formed glands and lack of cytoplasmic mucin. Second variety, diffuse type adenocarcinoma. Initially it was known as Linitis plastica. और आज जो कहते हैं इसको signet ring adenocarcinoma. ये आपको आज प्रैक्टिकल क्लास में स्लाइड दिखाई जाएगी इसकी. So यंग्स में ज्यादा होता है ये, and it causes diffuse growth of malignant cell associated with extensive fibrosis and inflammation, जिसकी वजह से वॉल की प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है. आप देखेंगे इसकी, आज पॉइंटर चल नहीं रहा है, वॉल की थिकनेस देखिए इसकी, स्टमक की वॉल की, वो थिक हो गई है पूरी वॉल, क्योंकि उसमें पूरे में मैलिग्नेंट सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर गई हैं और जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गई है. तो सिंगल सेल लाइनिंग मिलेगी आपको, लाइन सेल्स की, and associated with extensive fibrosis and inflammation. Often the entire wall is involved. Gland formation नहीं होता. Most tumor cells grow individually or in linear arrays. Most of the mucin produced in the intracytoplasmic resulting in the typical signet ring appearance. ये बीच में जो एक सेल दिख रही है, ये म्यूसिन का पार्टिकल है, जिसको हमने मेयर्स म्यूसिकार्मिन स्टेन से स्टेन किया है, जिसकी वजह से ये प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड है. इस म्यूसिन ने न्यूक्लियस को एक साइड में शिफ्ट कर दिया
और कंप्रेस कर दिया, तो उसकी वजह से इसकी पिक्चर हो गई रिंग जैसी, सिग्नेट रिंग। दिस इज क्लासिकल ऑफ डिफ्यूज टाइप मैलिग्नेंसी। उसी का अनदर फॉर्म देखिए, इसमें मल्टीपल सेल्स हैं, कोई ग्लैंड फॉर्मेशन नहीं है, सभी सेल्स में म्यूसिन है और न्यूक्लियस साइड में पुश है। What is the treatment? Gastrectomy, depending on the disease, either subtotal, radical subtotal या total. Prognosis is poor. ये एक वैरायटी खत्म हुई हमारी, सीए स्टमक जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा स्टमक में वी कैन गेट गैस्ट्रिक मीजेनकाइमल न्यूप्लाज्म, जो हमने अभी बात की थी कि मसल टिश्यू भी है वहां, नर्व टिश्यू भी है, उसकी वजह से डिफरेंट मैलिग्नेंसीज और हो सकती हैं। बिनाइन की लिस्ट है, मैलिग्नेंट की लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा, बुक में है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है जिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। जो माना जाता है कि ये जो जिस्ट है ये अराइज होता है कैजल सेल से। ये कहां होती हैं? दीज आर इंटरकैलेटेड बिटवीन द ऑटोनॉमिक नर्व एंड स्मूथ मसल सेल्स। ये वहां सेल्स मिलती हैं और इनका फंक्शन होता है कंट्रोल द पेरिस्टैल्टिक एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कैजल सेल्स का। ये इसका ओरिजिन है जिस्ट का। दीज सेल्स आर पॉजिटिव फॉर किट प्रोटोअंकोजन which encodes for a transmembrane tyrosine kinase receptor CD117. This is important. ये जो लिखा है CD117, ये क्वेश्चन आता है कि CD117 is used for diagnosis of GIST. %95% of the GIST have gain of function mutation of the KIT. 5% of the GIST have mutation of the PDGFRA gene. 2% of all the malignant gastric tumors, जितने भी गैस्ट्रिक ट्यूमर्स हैं उनमें मैलिग्नेंट जो हैं उनका 2% इज जिस्ट। इट इज द मोस्ट कॉमन मेसेनकाइमल ट्यूमर ऑफ द एब्डोमेन, और पूरे एब्डोमेन में से सबसे ज्यादा ये स्टमक में होता है। इंसिडेंस इज इक्वल इन मेल एंड फीमेल, मोर कॉमन बिटवीन द 5th and 8th decade of life. Another important syndrome, Carney syndrome, which includes 3 things: GIST, pulmonary chondroma, functioning extraadrenal paraganglioma. ये हुआ जिस्ट के बारे में। इसको हम इनिकुलेट करके निकाल सकते हैं, इसमें गैस्ट्रेक्टोमी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये वेल लोकलाइज ट्यूमर होता है। तो सिर्फ आप ट्यूमर निकालेंगे विद द रिम ऑफ गैस्ट्रिक टिश्यू, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज लिम्फोमा। स्टमक इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रानोडल लिम्फोमा, with primary lymphomas accounting up to 10% of malignancies. Vast majority of gastric lymphomas are of B cell origin. This is another important question. Lymphomas in the stomach are mainly of B cell origin. दो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माल्ट लिम्फोमा एंड DLBCL, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा एंड डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा. Rare varieties are mantle cell lymphoma, follicular lymphoma and Burkitt's lymphoma. I think this is the last one in the stomach. Well differentiated neuroendocrine tumors, carcinoid tumors. These are small, sharply outlined, covered by flattened mucosa. Sometimes in the endoscopy, we cannot diagnose these tumors just because कि इसकी mucosa flattened है, कोई changes नहीं दिखते. अगर protrude होके इसका नोड्यूल ल्यूमन में आता है तो हमें सस्पेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये MRI या CT में ही सस्पेक्ट होता है. यूजुअली मल्टीपल, ऑफन पॉलीपॉइडल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फंडस. इट इज कंपोज्ड ऑफ G cells और ECL cells, 2 types. ECL are enterochromaffin like cells. This is common one. अभी हम ये पढ़ रहे थे कार्सिनॉइड ट्यूमर्स. नेक्स्ट इज कार्सिनॉइड सिंड्रोम. इट ऑकर्स इन लेस देन 10% ऑफ द पेशेंट्स.
जिनमें कार्सिनॉइड ट्यूमर है उनमें से 10% लोगों में कार्सिनॉइड सिंड्रोम होता है। क्यों होता है ये? इट इज कॉज्ड बाय वासोएक्टिव सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय द ट्यूमर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विच मे कॉज क्यूटेनियस फ्लशिंग। ये पूरे सिंड्रोम के पार्ट हैं। क्यूटेनियस फ्लशिंग, स्वेटिंग, ब्रोंकोस्पाज्म, colicky abdominal pain, diarrhea, and right-sided cardiac valvular fibrosis. These are the components of carcinoid syndrome. जब कार्सिनॉइड इंटेस्टाइन में होगा तो जनरली कार्सिनॉइड सिंड्रोम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब वो हार्मोन सीक्रेट करेंगे वहां से और वो स्प्लेंचनिक सर्कुलेशन में जाएगा, वहीं से एब्जॉर्ब होगा। वो पूरा का पूरा सर्कुलेशन कहां जाता है? इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्ब होता है वो कहां जाएगा? लिवर में जाएगा। इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्ब होगा वो लिवर में जाएगा। इसलिए तो सारे जो जेनेसिस होती है, ग्लूकोज बन रहा है या प्रोटीन बन रहा है, वो सब अपना वहीं होता है रॉ कंपाउंड से। तो जब ये हार्मोन निकल के इंटेस्टाइन से वहां जाता है, दिस कॉल्ड फर्स्ट पास इफेक्ट, तो वहां पे ये न्यूट्रलाइज कर देता है लिवर इसको। तो जो इंटेस्टाइन के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स हैं वो जनरली कार्सिनॉइड सिंड्रोम कॉज नहीं करते। अगर ऐसे होंगे जो ब्लड सर्कुलेशन में इसके हार्मोन्स डालेंगे तब ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम होता है। सो वासोएक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज्ड आर मेटाबोलाइज्ड टू इनएक्टिव फॉर्म्स बाय द लिवर इन द इंटेस्टाइन। Either a large tumor burden or when tumor secretes hormone into a non-portal venous circulation, strongly associated with metastatic disease to sizes that allow tumor products to bypass the portal circulation in liver. जब ये लिवर में नहीं जाएगा और सर्कुलेशन में जाएगा तभी हमको कार्सिनॉइड सिंड्रोम कॉज करेगा। That's all. Any